हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉडी फ्लूइड अर्थात ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं। हमने स्पेशली चर्चा किया था ब्लड के बारे में, है ना। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया था और स्पेशल नोट करवाया था। मैंने इतना पिछले वीडियो में बताया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में प्लाज्मा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने प्लाज्मा लिखा है, आज इसी पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो पिछला थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं, है ना। मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया था कि ब्लड का दो कंपोजिशन होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं? 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आते हैं। आरबीसी का क्या नाम होता है? आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है, पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो पहला पॉइंट ये है कि प्लाज्मा ब्लड का कितने परसेंट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है मैक्सिमम, और लोग पूछ भी लेते हैं। तो प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है ब्लड का। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप जाके जरूर देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ब्लड, है ना, ब्लड के दो कंपोजिशन थे, एक था प्लाज्मा, दूसरा था फॉर्म्ड एलिमेंट। एक था प्लाज्मा, दूसरा था फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना। प्लाज्मा कितने परसेंट था? 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने थे? 45%। तो आज हम किस पे बात करेंगे? सिर्फ प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, है ना। तो आपको याद हो गया होगा प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55%। अगर हम ब्लड को 100% माने तो प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। हम डिस्कस करेंगे किस पर? प्लाज्मा के ऊपर, है ना। तो प्लाज्मा 55% होता है। अब प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में मेनली 3 चीजें पाई जाती हैं। एक तो होता है वाटर, है ना, एक वाटर, दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और तीसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या क्या होता है? वाटर होता है प्लाज्मा में, क्या क्या होता है? वाटर होता है ना। और क्या होता है? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ना। वाटर कितना होता है? वाटर होता है 90 से 92%, मैक्सिमम यही होता है। प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो 90 से 92% होता है ना। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने होते हैं? 1%। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने होते हैं? 1%। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने होते हैं? 9%, है ना। सिंपल सी बात है। तो आज हम डिस्कस प्लाज्मा के बारे में ही करेंगे। आपको याद हो गया होगा कि प्लाज्मा 55% होता है। टोटल ब्लड का प्लाज्मा 55% होता है, जिसमें वाटर सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है 90 से 92। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1%, ऑर्गेनिक 9%। मैं एक ही बात को 2-3 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको यही याद हो जाए, आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में आपको याद हो जाए, है ना। तो आपको इतना याद हो गया होगा कि प्लाज्मा 55% होता है और इसमें जो वाटर होता है 90 से 92% होता है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अर्थात 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उसमें क्या क्या होता है ना।
तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आयंस होते हैं और साल्ट होते हैं, आयंस होते हैं और साल्ट होते हैं। आयंस में कौन कौन से आयन होते हैं? स्पेशली क्लोराइड आयन। क्या चीज? क्लोराइड आयन। और कौन से आयन हो सकते हैं? सोडियम आयन, है ना। और कौन से हो सकते हैं? पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। और ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है, ये ऑर्डर इनके घटते क्रम का है। मतलब सबसे ज़्यादा क्लोराइड आयन होंगे, उसके बाद सोडियम आयन होंगे, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, और सबसे कम कौन होगा? मैग्नीशियम आयन, है ना। तो ये है ऑर्डर घटता हुआ। मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आयंस होते हैं और साल्ट होता है। आयंस क्या क्या हो सकते हैं? क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्लोराइड आयन। सबसे कम कौन होता है? मैग्नीशियम आयन। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में साल्ट कौन कौन से होते हैं। तो 3 स्पेशली होते हैं, यही आपको याद रखनी है। पहला होता है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और यही साल्ट है जो मैक्सिमम होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो साल्ट होता है, ये मैक्सिमम होता है। उसके बाद कौन कौन से हो सकते हैं? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये साल्ट हो सकते हैं। तो आपको पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है? 1%। इसमें क्या क्या होता है? इसमें आयंस हो सकते हैं और साल्ट हो सकते हैं। आयंस कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोराइड आयन और सोडियम आयन और पोटेशियम आयन और कैल्शियम, मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा क्लोराइड, सबसे कम मैग्नीशियम। इतना क्लियर हो गया। साल्ट क्या क्या हो सकते हैं? साल्ट हो सकते हैं हमारे NaCl मैक्सिमम, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पोटेशियम क्लोराइड। ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में, है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है? 9%। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है? 9%। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आ सकते हैं? तो इसमें 4 चीजें आ सकती हैं। कौन कौन सी 4 चीजें? पहला है प्रोटीन, पहला है प्रोटीन। दूसरा है ब्लड शुगर, अर्थात कौन कौन से शुगर हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आ सकता है? प्रोटीन आ सकता है, शुगर आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल आ सकता है और यूरिया, है ना, यूरिया आ सकता है ना। ये 4 चीजें आ सकती हैं। अब हम पहले बात करेंगे किस पे? प्रोटीन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन लगभग लगभग होता है कितनी परसेंट? 6 to 7%। प्रोटीन कितने परसेंट होता है? 6 to 7%। अब प्रोटीन में भी कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन, प्रोथाम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन और गोब्यूलिन प्रोटीन। समझ में आ गया? मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो 9% होते हैं, और ऑर्गेनिक में क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है, ब्लड शुगर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, यूरिया हो सकता है। हम किस पे बात करेंगे? प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन में भी कई प्रकार के प्रोटीन हो सकते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, प्रोथाम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, है ना। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कितना होता है? 4%। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कितना होता है? 4% होता है। प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन कितने होते हैं? 0.3%। प्रोथाम्बिन 0.3%, फाइब्रिनोजन 0.3%। और ग्लोब्यूलिन की बात करें तो ये लगभग लगभग 2% होता है, लगभग लगभग 2% होता है ना। अब बात करते हैं कि एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो बनता कहाँ पर है। तो दोस्तों एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो लिवर में बनता है ना। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ पर बनता है? लिवर में बनता है। और फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन जो प्रोटीन होते हैं ये भी लिवर में बनते हैं। और
ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी 3 प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन, है ना। तो एक बार फिर से मैं प्रोटीन के बारे में बताता हूँ। जो प्रोटीन होता है वो 6 से 7% होता है। प्रोटीन में भी कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो सकता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो सकता है, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन हो सकता है और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हो सकता है। अब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन, है ना। एल्ब्यूमिन प्रोटीन 4% होता है, प्रोथ्राम्बिन 0.3 होता है, फाइब्रिनोजन 0.3 होता है, ग्लोब्यूलिन 2% होता है ना। अब बात करते हैं एल्ब्यूमिन कहाँ पर बनता है, तो एल्ब्यूमिन में प्रोटीन लिवर में बनता है। फाइब्रिनोजन प्रोथ्राम्बिन कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं लिवर में। और ग्लोब्यूलिन में अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन तो लिवर में बनते हैं। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। और गामा जो ग्लोब्यूलिन होता है वो बी लिम्फोसाइड में बनता है, अर्थात लिम्फॉइड ऑर्गन में बनता है। बी लिम्फोसाइड क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन। बी लिम्फोसाइड लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो ये कहाँ पर बनते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो आपको समझ में आ गया लीवर में क्या क्या बनता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनता है, और क्या फाइब्रिनोजन, और क्या प्रोथ्राम्बिन, और अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन, ये सब कहाँ पे बनते हैं, लिवर में बनते हैं। ओनली और ओनली गामा ग्लोब्यूलिन जो बी लिम्फोसाइड द्वारा बनाया जाता है, अर्थात लिम्फॉइड ऑर्गन द्वारा बनाया जाता है। अब इनके काम की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन तो बहुत सारे हो गए, लेकिन इनका काम क्या है। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है वो क्या मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर बनाते हैं और ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि जब घाव लग जाता है अर्थात जब चोट लग जाता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब ब्लड जम जाता है। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन ये क्लॉटिंग फैक्टर है ना, इन्हीं की वजह से ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। इतना समझ में आ गया। और अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, मतलब इनका काम क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं और विटामिन और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, मतलब विटामिन और मिनरल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करते हैं। और गामा ग्लोब्यूलिन क्या होते हैं, ये बी लिम्फोसाइड यानी लिम्फॉइड ऑर्गन बनते हैं और इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं, इसीलिए ये इम्यूनोग्लोबिन कहलाते हैं। गामा ग्लोब्यूलिन इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करते हैं, है ना, इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने में मददगार होते हैं, इसलिए इनको इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। तो आपको प्रोटीन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ब्लड शुगर। तो नॉर्मल ब्लड में जो शुगर लेवल होना चाहिए वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब पर डेसीलीटर में 100 मिलीग्राम ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और कभी कभी ब्लड में शुगर का लेवल घट जाता है। जब ब्लड में शुगर का लेवल घट जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो वर्ड जहाँ भी आए मतलब डिक्रीज हो रहा है और हाइपर जहाँ भी आए मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट गया है।
हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और कभी कभी क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल अर्थात ग्लूकोज का लेवल घट जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और कभी कभी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। तो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब पर डेसीलीटर ब्लड में लगभग 150 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। और यूरिया कितनी होना चाहिए? यूरिया जो होता है नॉर्मल लेवल होना चाहिए 20 to 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। जो यूरिया का लेवल होता है वो 100 ml में 20 से 40 मिलीग्राम होना चाहिए। अगर यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं यूरेमिया। उसको क्या बोलते हैं? यूरेमिया, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये प्लाज्मा के बारे में है। एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। मैंने आपको बताया था कि ब्लड अगर 100% माने तो उसमें प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं, है ना। और कुछ अजीब टाइप का आ गया था, है ना, इसीलिए मैं डर गया। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% होता है। प्लाज्मा में क्या क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है 90 से 92%, है ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? 1% होता है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने परसेंट होते हैं? 9% होते हैं, है ना। अगर हम बात करें प्लाज्मा में तो वाटर कितने परसेंट होता है? 90 से 92%, मैंने आपको बता दिया। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने होते हैं? 1%। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ सकते हैं आयंस और साल्ट। आयंस क्या क्या हो सकते हैं? क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। सबसे ज्यादा कौन सा आयन? क्लोराइड आयन। सबसे कम कौन सा आयन? मैग्नीशियम आयन। साल्ट क्या हो सकते हैं? तो साल्ट NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड हो सकता है मैक्सिमम अमाउंट में, और सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे साल्ट हो सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने परसेंट होते हैं? 9% होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आ सकता है? इसमें प्रोटीन आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है? ब्लड शुगर अर्थात ग्लूकोज आ सकता है। तीसरा क्या आ सकता है? कोलेस्ट्रॉल आ सकता है और यूरिया लेवल आ सकता है ना। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो 6 से 7% ये पाया जाता है। प्रोटीन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन, प्रोथाम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी 3 प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन तो कितने परसेंट होता है? एल्ब्यूमिन 4% होता है। कहाँ पर बनता है? लिवर में बनता है। काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन कितने परसेंट होते हैं? 0.3% होते हैं। कहाँ पर बनते हैं? लिवर में बनते हैं। काम क्या करते हैं? क्लॉटिंग में, ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ग्लोब्यूलिन कितने परसेंट होता है? 2% होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन कहाँ पर बनते हैं? लिवर में बनते हैं। क्या काम करते हैं? काम करते हैं बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। गामा ग्लोब्यूलिन कहाँ पर बनते हैं? बी लिम्फोसाइड में बनते हैं अर्थात लिम्फोइड ऑर्गन में बनते हैं। काम क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं, इसीलिए इनको इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर बात करें ब्लड शुगर लेवल, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कभी कभी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। कभी कभी
ग्लूकोज का लेवल ब्लड में घट जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट बात करें यूरिया लेवल कितना होना चाहिए, तो 20 से 25, कितना 20 से 40 सॉरी 20 टू 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब यूरिया नॉर्मल लेवल ब्लड में कितना होना चाहिए, 100 ml ब्लड में 20 से 40 ग्राम 40 मिलीग्राम, सॉरी गलत बोल दे रहा हूँ। नॉर्मल यूरिया लेवल 100 ml ब्लड में कितने होने चाहिए, 20 टू 40 मिलीग्राम, है ना। इनके बीच में वेरी कर सकता है, कभी 25 हो सकता है, कभी 35 हो सकता है, तो 20 और 40 ये नॉर्मल है ना। कभी कभी क्या होता है ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं यूरेमिया। तो दोस्तों ये था प्लाज्मा के बारे में, आपको ये बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म्ड एलिमेंट मैं इसके बारे में बताऊंगा, है ना। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी वीडियो अपलोड करूं, मुझे भी अच्छा लगे, है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।